जय भीम दोस्तों, मैं हूं अशोक दास और अभी हम हैं लखनऊ में। लखनऊ में हमारे साथ हैं शिवमूर्ति सर। शिवमूर्ति सर का परिचय ये है कि वो कहानीकार हैं और इन्होंने त्रिशूल, केसर कस्तूरी और आखिरी छलांग जैसी काफ़ी चर्चित किताबें लिखी हैं जिस पे तमाम चर्चाएं हुई हैं। सर सेल्टेक्स से रिटायर्ड अधिकारी हैं और अभी अपना सारा वक्त लेखन में लगा रहे हैं। समाज को देखने का उनका अपना एक नज़रिया है और जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर जो कि लेखक का एक काम होता है कि जो व्यवस्था होती है उस पर लगातार चोट करते रहना अगर वो समाज के हित में नहीं है, उसके लिए खासे चर्चित हैं। और जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, जो जाति व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके ताने बाने में किस तरीके से एक बहुत बड़े वर्ग को पीछे रखने की कोशिश की गई है, साजिश को, उन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। इसको लेकर तमाम उन्हें आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ी हैं, हमले भी हुए हैं, वैचारिक हमले, लेकिन सर पीछे नहीं हटे और लगातार डटे हुए हैं। सर से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका एक उपन्यास था त्रिशूल, उसकी सबसे पहले हम चर्चा करें। उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और काफ़ी विरोध भी हुआ था एक खास वर्ग की तरफ से। क्या था उसमें? त्रिशूल जो अपने समाज में व्याप्त सबसे बड़ा रोग है, सांप्रदायिकता और जातिवाद, इन दोनों को सम्मिलित करते हुए इसके खतरे से हम लोगों को, पाठक को, यह उपन्यास आगाह करता है कि इसके क्या खतरे हैं। यह उस समय लिखा गया था जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को अवांछित मानते हुए एक बड़ा तबका उसको नष्ट करने का संकल्प ले रहा था। चारों तरफ से वहाँ भीड़ इकट्ठा की जा रही थी और जिसकी वजह से समाज में एक असुरक्षा बोध व्याप्त हो रहा था, लोगों को उत्तेजित किया जा रहा था। क्यों? इसका कारण मेरी समझ से ये था कि उसी के आसपास मंडल आयोग लागू हुआ था। तो मंडल आयोग लागू होने से जिन लोगों में असुरक्षा या भय व्याप्त हो गया था, भले वो फर्जी था, उन लोगों ने इसकी काट के रूप में मंदिर के मुद्दे को उछाला था। और इन दोनों कारणों से समाज बहुत ही बड़े पैमाने पर बंट रहा था। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरे समाज के सारी जातियों में क्रमशः धीरे धीरे ही सही नज़दीकी आ रही थी, वह इन दोनों कारणों से बहुत ज़्यादा इनके बीच विघटन पैदा हो गया। और मुझे लगा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ये ज्वलंत मुद्दा है। तो त्रिशूल इसी की कहानी है। सर, आप लेखक हैं, आप सामाजिक ताने बाने को करीब से देखते हैं। आज की जो सामाजिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था है, आपने तमाम चोट भी किया है अपने लेखनी के माध्यम से। आपकी नज़र में आप आज की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये व्यवस्था में जो विघटन है यह एक दिन में नहीं आया है। इसके लिए जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है यह तो बहुत ज़्यादा दोषी है, लेकिन इसको हवा देने के लिए इसके पहले की जो राजनीतिक सत्ताएं हैं वो भी दोषी हैं। एक ज़माने में जब वहाँ अयोध्या में मूर्ति रखवाई गई थी तो कांग्रेस की सरकार थी। एक ज़माने में जब वहाँ ताला खुलवाया गया था तो कांग्रेस की सरकार थी। अब उस बीज को लेकर के जो आज की जो सत्ता है यह पिछले 20-25 साल से जुट गई कि इसका लाभ हम ले लें, और इन लोगों ने और आगे बढ़ कर के और आक्रामक होकर के उसका लाभ लेने की कोशिश की और वह लाभ इनको मिल गया। लेकिन ये बीज कहाँ से पड़ा? ये हमारे समाज में यह जो तत्व है, हिंदुत्व का तत्व, यह तो उस समय की बात है जब मूर्तियाँ रखी गई थीं और उससे पहले भी लड़ाइयाँ होती रही थीं, लेकिन तब स्वतंत्र नहीं थे हम। उस समय की गलतियों को अंग्रेज़ों के जिम्मे डाल सकते हैं, लेकिन जब से हम स्वतंत्र हुए उस समय से भी धीरे धीरे गलतियाँ की गई। एक ने थोड़ी गलती की, दूसरे ने आगे बढ़ कर के ज़्यादा बड़ी गलती कर दी और इसी एक गलती का फ़ायदा उठाकर उन लोगों को धीरे धीरे अपदस्थ कर दिया। तो आज समाज में बहुत अधिक विघटन है, बहुत अधिक असुरक्षा है। जिस तरह धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, दो हिस्से दो फांक किए जा रहे हैं, इससे गृह युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए? किसी भी कीमत पर तो नहीं चाहिए।
अगर समर भूमि में सारे के सारे लोग खेत रहें, अशोक का भी हृदय परिवर्तन हो गया था जब कलिंग के युद्ध में उसने देखा कि लाखों सैनिक मारे गए, तो उसने कहा कि मुझे किस कीमत पर राज्य चाहिए, किस कीमत पर विजय चाहिए, किस कीमत पर सत्ता चाहिए। उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज जो सत्ता में हैं वो भी इस खतरे को देखें कि जब सारा समाज विघटित हो जाएगा, जब लाखों लोगों के प्राण उत्सर्ग हो जाएंगे आपसी विघटन और आपसी झगड़े के चलते, अविश्वास के चलते, क्या तभी हम सोचेंगे कि इतनी बड़ी कीमत पर हमें सत्ता नहीं चाहिए। ये आज ही सोचने का विषय है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी धार्मिक समभाव की स्थिति लाने का प्रयास उनको करना चाहिए जिनके पास इसकी ताकत है, इसको लाने की ताकत है। सर, हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम बहुत दिन से रहे हैं। हिंदुत्व का भी जो उग्र रूप है ये पहले कभी देखने को नहीं मिला भारत में। और जिस तरीके से आप लेखक हैं, तमाम लेखकों पे हमले हुए हैं, जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन पे हमले हुए हैं, जो लोग अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे थे उन पे हमले हुए, उनकी हत्याएं तक हुई लगातार, एक के बाद एक। ताज़ा हमला गौरी लंकेश का है। तो जब कोई धारा, कोई विचारधारा इतना उग्र रूप धारण कर लेती है तो वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाती है। जाहिर है कि जिसके पास तर्क नहीं होता और ताकत ज़्यादा होती है, जो केवल ताकत में यकीन करते हैं, केवल शारीरिक बल में यकीन करते हैं, वही संवाद की स्थिति में आने में, संवाद के लिए तैयार होने में तैयार नहीं होते तैयार, या जिनको लगता है कि संवाद करने की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास आयुध हैं, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास ऐसी फौज है, ऐसे हमारे भक्त हैं कि जिसकी तरफ हम उंगली उठा देंगे उसकी तरफ गोली चल जाएगी, चला देंगे। इतनी बड़ी फौज अगर आप फैनेटिज्म पैदा करके तैयार कर लिए हैं तो आपको लगता है कि जो भी रास्ते में आएगा हम उसको हटाते जाएंगे। संवाद की ज़रूरत क्या है? जैसे कि उन लोगों को ये लगता है कि संवाद करने का मतलब अपनी कमज़ोरी दिखाना है, जबकि जो भी समस्याएं दुनिया में आज तक हल हुई हैं लड़ाई से नहीं हल हुई हैं, संवाद से हल हुई हैं। और जिस ज़माने में लड़ाई से हल हुई हैं उस ज़माने में संवाद का प्रकटीकरण नहीं हुआ था, संवाद विकसित नहीं हुआ था। जैसा कि इतिहास ने बताया है, एक ज़माने में हिटलर को भी लगता था कि हम इसी रास्ते से दुनिया फतह कर लेंगे, लेकिन वो दुनिया फतह नहीं कर पाया, बल्कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ जब जाति व्यवस्था चलती है और वो लगातार बढ़ती जाती है एक जातीय इकाई समाज के बीच में, तो फिर लोकतंत्र और ये जाति, जिसकी वजह से लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम लोकतंत्र में, संविधान में तमाम हक हैं जो वंचित तबका है उसको दिए गए हैं, लेकिन उन्हें वो हासिल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कास्ट सिस्टम, है ना, क्योंकि जो लोग सत्ता पर बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते हैं बढ़ने दें। इस वक्त दोनों में आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं? फिर दोनों साथ साथ कैसे काम करेगी? वास्तव में जो अभी तक सत्ता का सुख भोगते रहे हैं, जो अभी तक राज्य करते रहे हैं, लोगों पे शासन करते रहे हैं, वह उन्हें यह लोकतंत्र, यह प्रजातंत्र अंदर से पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें आरक्षण पसंद नहीं आ रहा है। जब हम उन्हें कहते हैं आरक्षण पसंद नहीं आ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि 100% लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सवर्ण तबके के लोग हैं जो इसके पैरोकार हैं, जो साथ खड़े हैं कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था बेहतर व्यवस्था है और सबको बराबरी का हक देने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके पक्ष में आज भी नहीं आए हैं। इसलिए यथासंभव जितना होता है, जहाँ भी वो बैठे हैं, वो इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, इसको लागू न होने देने के लिए प्राणपण से लगे हुए हैं। और मेरा ये कहना है कि जो उदारवादी हैं उनमें भी जातिवादी हैं, और जो दक्षिणपंथी हैं उनमें तो है ही हैं, लेकिन जो वामपंथी लोग हैं, प्रजातंत्र के पोषक लोग हैं, उनके अंदर भी जातिवाद घुसा बैठा है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ये सबसे बड़ा खतरा है। जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे उस समय लगता था कि सारे लोग एक साथ हैं, लेकिन जैसे ही ज़मींदारी एबोल्यूशन एक्ट पास हुआ है, आप ये समझिए
ज़्यादातर लोगों को हो सकता है पता ना हो, 13-14 बार रिटें दायर की गईं कि जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट गैर संवैधानिक है और यह लागू नहीं होना चाहिए, इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए। यानी लोग अगले 10 वर्षों तक, पूरे 1 दशक तक लड़ते रहे थे कोर्ट के माध्यम से कि जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट खत्म हो जाए। तो इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर यह प्रयास चल रहा है, चलाया जा रहा है कि जिनके पास कुछ नहीं था, जब संविधान बनने लगा तो उन्हीं तबकों द्वारा यह कहा गया कि हमारे पास तो 1000 साल पुराना संविधान मौजूद है मनुस्मृति के रूप में, तो हमें नए संविधान की क्या ज़रूरत है। एक दो सवाल हैं मेरे। एक तो हम जो उग्र हिंदुत्व है और जो मनुवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवाद के पोषक तत्व हैं, वो दलितों अति पिछड़ों के लिए कितने खतरनाक हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल कि ये जो आपने कहा कि जो इस वर्ग के भी लोग हैं, वंचित तबके के, वो खुद में ही मस्त हैं, तो वो उन लोगों को वो कितने खतरनाक है अपने समाज के लिए। देखिए, एक कहानी है, एक पेड़ काटा जा रहा था तो किसी ने उससे कहा कि देखो तुम्हारा भाई, देखो लोहा जो है, लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हें काट रही है। तो उसने कहा कि हाँ, लोहा तो मुझे काटेगा ही, उसका काम ही काटना है, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है अगर इस लोहे के साथ मेरे ही शरीर का हिस्सा या बेंट न लगा होता तो ये मुझे काट नहीं सकता था। तो जितने सवर्ण या दक्षिणपंथी सोच वाले लोगों को आप दोषारोपित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दोषारोपण उनका है जो दलित तबके से, पिछड़े तबके से सत्ता में आए और तो भी उन्हीं की चरण वंदना की, उन्हीं का सहयोग लिया, उन्हीं को सिर पर बैठाया, आज तक बैठाते जा रहे हैं। आप देखिए, जो स्मारकों के नाम हैं, जो खेल के मैदानों के नाम हैं और किसी अस्पताल के नाम हैं, वो किसके नाम हैं? जब वो सवर्ण तबके के लोग सत्ता में रहते तो भी वही नाम चल रहे थे, और जब वो पिछड़ों का यहाँ राज्य आया, कम से कम उत्तर प्रदेश में, या दलित का राज्य आया उत्तर प्रदेश में, तो कौन अच्छी जगहों पे बैठे, कौन वेल टू डू हुए, किनको ज़्यादा फायदा हुआ? आपके हाथ में सत्ता है, दलित के हाथ में सत्ता है, पिछड़े के हाथ में सत्ता है, तो भी ज़्यादा फायदा उनका हो रहा है। ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कैसे हो जाता है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, लड़ने के लिए तलवार की ज़रूरत होती है। तलवार किस चीज़ की बनती है? इस्पात की बनती है। यही माने नहीं रखता है कि तलवार 2 हाथ 3 हाथ लंबी हो जाए, इतनी चौड़ी हो जाए, उसमें मुठिया बन जाए और हम जीत जाएंगे। काठ की तलवार बना के दे दीजिए, तलवार ही तलवार रहेगी। रंग दीजिए उसको, इस्पात के रंग में पॉलिश चढ़ा दीजिए, लेकिन जब आप लड़ने लगेंगे, मौका आएगा तो एक ही बार में टूट जाएगी, आप निहत्थे हो जाएंगे। तो इस्पात की ज़रूरत है, अपने को इस्पात बनाइए। अगर आप इस्पात वाली तलवार से लड़ने जा रहे हैं तो आपके हाथ में भी इस्पात की तलवार होनी चाहिए। उन लोगों का संगठन देखिए जो सत्ता में आए हैं, उनका संगठन देखिए, कितने बेसिक स्तर से वो संगठित हो रहे हैं और कितने मास को जोड़ रहे हैं, कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। निरंतर वो जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। और जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको देखिए, वो निरंतर विखंडन के काम में लगे हुए हैं। 10 आदमी इकट्ठा होते हैं, 3 साल बाद 5 हो जाते हैं, फिर बाद 3 हो जाते हैं, फिर एक आदमी अकेला रह जाता है, वही अध्यक्ष रहता है और वही अपनी पार्टी रहता है। पिछले 20-50 सालों में देखिए तो यही स्थिति तो है। और वो उनको देखिए, वो किसको किसको जोड़ ले रहे हैं। वो आदिवासियों को जोड़ ले रहे हैं, वो दलितों को जोड़ ले रहे हैं, वो पिछड़ों को जोड़ ले रहे हैं, वो किसको नहीं जोड़ ले रहे हैं। तो उनका दिमाग कितना तेज चल रहा है, उनकी स्ट्रेटजी कितनी तेज है। तो अगर किसी को आप अपना विरोधी मान रहे हैं और उससे पार पाना चाहते हैं, तो आप उतना अपनी बुद्धि बल को, अपने संगठन बल को उसी लेवल पर ले आइए। संगठन में बहुत बड़ी आज वोट में ताकत है, तो आप अपना वोट बढ़ाइए। आप विचार के स्तर पर चाहे जितने बुद्धिमान हो जाएं,
लेकिन आपके पीछे खड़े होने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ तो बैलेट बॉक्स में गिनती होगी ना। उसमें ये नहीं है कि ये पीएचडी का वोट है तो इसको 10 वोट दे दिया जाए, और ये अंगूठा छाप का वोट है तो इसका 1 वोट माना जाएगा। तो ये जो संगठन को महत्व देने की बात है, इस महत्व को लोगों को समझना चाहिए, लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सर, एक जो जाहिर सी बात है कि जो एससी, ओबीसी, जो वंचित तबका है, उसकी स्थिति आरक्षण की वजह से सुधरी, संविधान बनने के बाद से सुधरी, है ना। ये बहसें चलती रहती है कि हाँ, देवी देवताओं ने आखिर इतने हज़ारों सालों में क्या दिया, हम तो गुलामी थे, जो ये तबका है वंचित तबका। लेकिन जो एक बहुत बड़ा तबका है जो वंचित तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो नौकरी में है, वो उस चीज़ की तरफ आंखें मूंदे रहता है और लगातार उसी व्यवस्था को पोषित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है जिस व्यवस्था ने उसको हार्म किया सबसे ज़्यादा। तो ये स्थिति, ये नासमझी कितनी खतरनाक है। दरअसल इतिहास, जो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए बच्चे को बचपन से, वो नहीं पढ़ाया जाता। ये तो पढ़ा दिया जाता है, ये तो बता दिया जाता है कि तुम ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या वैश्य हो या शूद्र हो, और तुम्हारा समाज में ये स्टेटस है, तुम बहुत बड़े हो, या तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, या तुम फलां को देखकर चारपाई से खड़े हो जाओ, या तुम फड़ा चारपाई पे बैठा हो तो उसको अगर नहीं उठता तो उसको 2 झापड़ मार दो। ये बातें तो बताई जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग कौन थे। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वे लोग थे जो पहले स्वतंत्र थे और बाद में अंग्रेज़ों ने उनको गुलाम बना लिया। तो उनको स्वतंत्रता की कीमत मालूम थी, वो लड़ने लगे। जो सामान्य तबका है, दलित है, ज़्यादातर पिछड़ा है, वो देश के ज़्यादातर हिस्सों में स्वतंत्र नहीं था, वो तो गुलाम ही था। वो चातुर्वर्ण व्यवस्था का गुलाम था, गांव के सवर्ण का, गांव के मुखिया का गुलाम था, ब्राह्मण का गुलाम था, धर्मशास्त्रों का गुलाम था। तो उसके लिए अंग्रेज उस पर शासन करें या गांव का मुखिया करे, एक ही बात थी। बल्कि गांव के मुखिया का शासन उसके लिए ज़्यादा दुखद था, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत दूर रहता था और बहुत कम आता था। तो अंग्रेज वास्तव में शोषक है, यह तो पिछड़े दलित के दिमाग में आता ही नहीं था। ये तो हमें पढ़ाया गया, इतिहास में पढ़ाया गया, उन लोगों ने पढ़ाया गया जो स्वतंत्र थे और गुलाम हो गए थे। मुझसे पूछा जाए तो जैसे हमारी पिछली पीढ़ी कहती थी, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी जब मैं ये कहूँगा कि अंग्रेज और 50 साल रह गए होते इस देश में तो और बेहतर व्यवस्था हो गई होती। भाई, पिछड़े दलितों को पढ़ने का हक नहीं था, उनके कान में शीशा डाल दिया जाता था, वो किताब पढ़ नहीं सकते थे, यानी ज्ञान से वंचित कर दिए गए थे, धन से वंचित कर दिए गए थे कि शूद्र के पास धन नहीं रहना चाहिए। अगर शूद्र के पास धन है तो चाहिए, राजा को चाहिए कि उसका धन संपत्ति छीन ले। तो जो ना आपके पास धन रहेगा, ना आपके पास विद्या रहेगी। एक और कानून था, अभी 100 साल पहले के आसपास हटाया गया है, कि अगर आपका शूद्र है या दलित है, उसका पहला पुत्र, पहली संतान बेटा होती है, तो उस बेटे को उसको ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर देना पड़ेगा, डाल जीते जी फेंक देना पड़ेगा। क्या कारण रहा होगा इसका? इसका कारण यही रहा होगा कि पहली संतान थोड़ा सबल होती है, अगर वो सबल हो गया और लड़ाकू हो गया तो उसको लड़ के दबाना पड़ेगा, हमारी ऊर्जा नष्ट होगी, हो सकता है वो ज़्यादा बागी निकल जाए और हमको हार पहुंचा दे। ऐसे कानून थे। आपको चारपाई पे बैठने का हक नहीं था, आपको पढ़ने का हक नहीं था, आपको अपने ही बच्चे को गंगा में फेंक देने का कानून बना हुआ था। ये तो अंधा युग था। अंग्रेजों के आने के पहले जो यहाँ पर था वो राम राज नहीं था, वो अंधा युग था। और रामराज जिसे कहा जाता है वो रामराज का मतलब जो कहा जाता है सब सुखी हों, उस सब में दलित शामिल नहीं थे। उस सुख में, उस राज्य व्यवस्था में संभोग शामिल नहीं था कि जंगल में बच्चों को पढ़ा रहा था उसका सिर काट दिया गया। तो जो वास्तव में स्वतंत्र थे, जो वास्तव में सत्ता भोग रहे थे, अंग्रेज़ों के आने से उनको कष्ट हुआ और वो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। हमारे जैसे लोग जो ओबीसी और दलित में मैं अंतर नहीं करता, वो एक ही लेयर है, सब पानी में डूब रहे हैं। पानी में डूबने के लिए कितना पानी ज़रूरत है आपको? पानी में डूबने के लिए बस आपके नाक के ऊपर पानी चला जाए तो आप चाहे 7 फीट पानी में डूबिए और चाहे 70 फीट पानी में डूबिए,
मान लीजिए दलित 70 फीट पानी में डूब रहा है और आप 7 फीट पानी में डूब रहे हैं, तो आप इस पे गर्व करें कि मैं तो केवल 7 फीट पानी में डूबा हुआ आदमी हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। दोनों डूब गए, दोनों के प्राण चले गए, दोनों लाश हो गए, दोनों का जीवन छिन गया। महत्वपूर्ण ये है। तो हम दलित में और ओबीसी में अंतर नहीं कर रहे हैं। इस मामले में दलित और ओबीसी दोनों सुखी हुए होंगे, सुखी रहे होंगे जब पढ़ने का अधिकार आया होगा, जब पहला बच्चा को फेंकने का अधिकार पर रोक लगी होगी। तो वो तो अंधा युग मैं उसको समझता हूँ। इसलिए अंग्रेज अगर और 50 साल रहे होते तो और ऐसे पुल बना जाते, ऐसे रेलगाड़ियाँ दे लगा गए होते। आज देखिए पुल बन रहा है और 10 साल में उसका रास्ता बंद कर दिया जा रहा है कि इसमें दरार आ गई है, इसमें टूटन आ गई है। इलाहाबाद का करजन ब्रिज देखिए 100 साल से ज़्यादा खड़ा है और अभी खड़ा हुआ है। तो कौन रहने लायक था? ये रहने लायक हैं जो आज बना रहे हैं, टूट जा रहा है, कि वो रहने लायक थे? तो अगर मैं मानता हूं कि 50 साल और अंग्रेज रहते कम से कम, तो और लोगों को मनुष्य बनने के ज़्यादा मौके आते, पढ़ने लिखने के ज़्यादा मौके आते। इसलिए मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता जो दे गए, जितनी मिली हमें, वह अंग्रेज दे गए और अंग्रेजों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दे गया। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जो मिल रहा है उसमें भी निरंतर कटौती करने, छिनैती करने में सारी संस्थाएं लगी हुई हैं। सारी पवित्र से पवित्र संस्था भी उसका अर्थ बिगाड़ करके और उसको निष्क्रिय करने में, निष्प्रभावी करने में, निस्तेज करने में लगी हुई। तो ये थे हमारे साथ शिवमूर्ति सर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी बात की, अपनी लेखनी, अपनी किताबें, सामाजिक संरचना, व्यवस्था, जो उग्रता है देश में, है ना, जो असमानता है, उसके बारे में बात की और एक नया पक्ष रखा कि किस तरीके से वंचित जो तबका है वो अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से सुधार सकता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।